एक और उदास सुबह। बिस्तर से उठते हुए निशा ने घड़ी पर नजर डाली तो अभी सिर्फ 5:30 ही बजे थे। यूं नींद तो काफी देर से खुल चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी उठकर भी क्या करती। खिड़की पर नजर डाली तो पर्दे से छनकर आता हल्का प्रकाश दिखाई दिया। गर्मी की सुबह भी तो जल्दी होती है। सोचा चलो अब उठा ही जाए, सुबह तो हो ही गई है, और उठकर बाथरूम की ओर चली गई। हाथ मुंह धोकर ब्रश वगैरह करके बाहर निकली। बिस्तर ठीक किया, तब तक दूध वाला भी आ चुका था, सो दूध लिया। अब तक उसके पतिदेव समीर भी जाग चुके थे और तैयार होकर सुबह की सैर के लिए निकल रहे थे। सब कुछ यंत्रवत सा चल रहा था, एक निश्चित धुरी पर घूम रहा था। किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जीवन में कोई उत्साह उमंग नहीं बची थी दोनों के। समीर के सैर पर जाते ही वो भी अखबार लेकर बैठ गई। एक गहरी सांस लेकर दीवार पर टंगी तस्वीर पर नजर डाली, जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। आंसुओं से उसकी नजर धुंधला गई। किसी तरह खुद को संभाला और अखबार के पन्ने उलटने लगी। हालांकि आंसुओं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने ये सोचकर अपने सिर को झटका दिया, नियति के आगे आखिर किसकी चली है, और जो सच है वो तो है ही, उसे स्वीकारने में ही भलाई है, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके लिए रोते रहें। और फिर उसने बगीचे की ओर रुख किया। कुछ साफ सफाई की, सूखी पत्तियां झाड़ी, लताएं जो गिर रही थीं उन्हें सहारा दिया। तब तक समीर भी दूर से आते हुए दिखाई दिए और वो चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दी। चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ाकर वो फिर अपने ख्यालों में खो गई। राहुल, उसका इकलौता बेटा, उम्र थी यही कोई 18 साल, होनहार, महाविद्यालय का छात्र। ऐसी ही एक सुबह वो तीनों पिकनिक के लिए निकले और बस 15 मिनट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया। राहुल ही कार ड्राइव कर रहा था। वो शुरू से ही टोक रही थी स्पीड कम करने के लिए, लेकिन शरारत से मुस्कुराते हुए उन्हें डराने के लिए। राहुल कार तेज और तेज चलाए जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आया। तुरंत उसने कार साइड में की, पर कार कुछ ज्यादा ही साइड में चली गई और सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई, और बस सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि राहुल को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी वो बच ना सका। और किस्मत का खेल तो देखो, इन दोनों को बस मामूली खरोंच ही आई थी। कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़ों के अंगों का दान कर दिया था दोनों ने। समाज सेवा में रुचि जो थी उनकी। कितने बुरे दिन थे वे। महीनों उनकी आंखें नहीं सूखी थीं। जिंदगी बेमतलब की होकर रह गई थी, लक्ष्यहीन। फिर भी जब तक जीवन है जीना तो था ही। उन्होंने पौधे लगाए, एक पपी भी पाला, ताकि अपने दुख पर से ध्यान कुछ हट सके। लेकिन ये कोई छोटी मोटी तलैया तो थी नहीं कि ध्यान हट जाता। ये तो दुख का महासागर था जो रह रहकर हिलोरे मारता था। ईश्वर को भी इस उम्र में ये दुख देना था, जब वे ना इधर के थे ना उधर के, मझधार में थे, 40-45 के बीच की उम्र के। फिर भी समय सबसे बड़ा मरहम होता है, जो जख्मों को भर ही देता है। चाय उफनकर ऊपर आ रही थी। उसकी आवाज से निशा की तंद्रा टूटी और झट से गैस ऑफ कर चाय छानकर उसने ट्रे में रखी और आ गई बाहर समीर के पास, जो वहीं बगीचे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इतना बड़ा मकान है और वे सिर्फ 2। बनवाते वक्त तो सोचा था कि राहुल की शादी होगी, बहू आएगी, पोते पोतियों से घर भरा रहेगा, और इस कारण भी बनवा लिया था कि बेटे को बाद में परेशान न होना पड़े। और अब तो इतने बड़े घर की साफ सफाई ही महंगी पड़ गई है। इतनी धूल जमती है कि बस पोंछते जाओ, पर वो जमती जाएगी। वैसे कभी कभी उन्हें धूल का जमना भी अच्छा लगता था। कम से कम एक काम तो मिल जाता था, वरना करें क्या। घर तो जैसा का तैसा व्यवस्थित रहता है, कोई भी चीज अपनी जगह से हिलती नहीं जब तक कि वे ना उठाएं। राहुल था तो कितना बखेड़ा किए रहता था, कहीं बल्ला पड़ा है तो कहीं गेंद,
कहीं स्केट्स, जूते मोजे तो सारे घर में पड़े मिलते थे उसके। और कपड़े तो पूछो ही मत, कितना शौक था उसे पहनने ओढ़ने का। दिन भर उसकी चीज़ों को समेटने में ही वक्त बीत जाता था। कुछ कहो तो बस उसकी वही शरारत भरी मुस्कुराहट। अब कुछ बिखरता ही नहीं, जो जहाँ है वहीं रहता है। धूल की शुक्रगुजार है निशा। वह जमती है तो झाड़ पोंछ करने को तो मिलती है। क्यों ना मकान किराए पर दे दें? समीर चाय पीते हुए बोले। वो चौंकी। क्यों, क्या हुआ अचानक? नहीं, अचानक नहीं, कई दिनों से सोच रहा हूँ। इतना बड़ा 2 मंजिला मकान है, सूना सूना पड़ा रहता है। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठा दें तो कैसा रहेगा? किराएदार रहेंगे तो थोड़ी चहल पहल रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। हम दोनों ही रहते हैं, रात बेरात कोई कष्ट हो तो सहारा रहेगा। कहीं आना जाना हो तो घर सूना तो नहीं रहेगा। वो बोले। वो बात कर ही रहे थे कि गेट खुलने की आवाज़ आई। लगभग 35 वर्षीय एक हैंडसम आदमी दिखाई दिया। अंदर आकर उसने सलीके से गेट फिर से बंद कर दिया और उन दोनों के सामने आकर अभिवादन करते हुए खड़ा हो गया। उन्होंने भी उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं सुनील वर्मा हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ। आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। दोनों एक साथ पहले तो चौंके, फिर समीर बोले, आपको किसने बताया कि हमारा मकान खाली है और हम उसे किराए पर देना चाहते हैं? जी, मैं इधर से अक्सर गुजरता हूँ, आपका मकान देखा, लोकेशन अच्छी लगी, इसीलिए पूछ लिया। सुनील बोला, पहले मकान देख लो, किराया हमारे हिसाब से ही रहेगा और हमें शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। टीवी वगैरह या तो बिल्कुल धीमी आवाज़ में चले या ना ही चलाएं और रात को समय से आ जाएं, वरना गेट बंद हो जाएगा। और हाँ, हम शाकाहारी हैं तो। समीर थोड़ा घुड़कते हुए से बोले। उनके दिमाग में चल रहा था कि आखिर वो अपनी गर्ज से आया था, उन्होंने थोड़े ही बुलाया था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मकान को भी क्या देखना, पसंद है तभी तो आया। बस आप इजाज़त दीजिए तो सामान वगैरह ले आऊं। मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी ही हैं, उसने उठते हुए कहा। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, कैसा अजीब आदमी है, बस मकान चाहिए किसी भी शर्त पर। 2-4 दिनों में सुनील अपना सामान वगैरह लेकर आया और घर व्यवस्थित कर लिया। दोनों ने अपना कमरा बड़ी सुंदरता से सजाया था। घर में थोड़ी रौनक आ गई थी, आना जाना लगा रहता था। सुनील हमेशा उनसे पूछता रहता, कोई काम हो तो करता रहता, कभी पानी के बिल भरना तो कभी सब्जी किराने का सामान लाना आदि। और निशा से तो उसे विशेष स्नेह था, वो निशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। उसके होते हुए निशा की मजाल थी कि कोई भी बाहर का काम कर पाए, सब वही करता। ये सब देखकर आखिर एक दिन समीर ने निशा की चुटकी ली। क्या बात है, सुनील तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे छीन तो नहीं रहा? हटो भी, ये मेरी उम्र है क्या? 4-5 बरस छोटा होगा मुझसे, छोटे भाई जैसा है। आप भी बस। निशा तुनक कर बोली। उम्र है तो क्या हुआ, दिखती तो नहीं हो ज्यादा उम्र की। समीर ने फिर छेड़ा। कौन जाने, सोच रहा हो कि सेवा करने से हम खुश हो जाएंगे, दिल जीत लेगा वो हमारा इस तरह तो हम ये मकान उसे ही दे देंगे। अब कोई है भी तो नहीं अपना वारिस। इस घोर कलयुग में ऐसी सोच बहुत सामान्य सी बात है। निशा ने एक और तरह से सोचकर बोला। हाँ, हो सकता है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हत्या भी। जरा होशियार रहना, समीर ने आशंका जताई। कुछ दिनों बाद एक दिन निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था और इधर समीर बिजनेस टूर पर गए थे। तब सुनील ने ही संभाला उसे, दिन रात उसकी सेवा की। रात रात भर जागकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता, उसके पांव सहलाता, थोड़ी थोड़ी देर पर फलों का रस, पानी, दवाइयाँ वगैरह देता, बाथरूम तक सहारा दे कर ले जाता। कोई कसर नहीं छोड़ी सुनील ने उसकी देखभाल में।
इधर उसकी पत्नी शालू से आखिर ये सब देखा नहीं जा रहा था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें इनसे इतना लगाव क्यों है? इतना महंगा मकान लिया और वो भी तमाम बंदिशों पर। फिर तुम्हारा ऑफिस भी यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? जाने आने का खर्च अलग से। इससे कम पैसों में और बेहतर सहूलियत में तुम्हारे ऑफिस के पास ही अच्छा मकान मिल जाता। लेकिन तुम्हें तो बस यही चाहिए था, यही जिद ठाने बैठे थे। आखिर कौन लगती है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? सुनील को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए आवाज़ दबाकर बोला, चिल्लाओ मत, उनकी नींद खुल जाएगी। तुम जानना चाहती हो ना कि वो मेरी क्या लगती हैं, क्यों मैं उनका इतना ख्याल रखता हूँ? तो सुनो, वो मेरी माँ लगती हैं। और पूछना है कुछ? माँ? हा हा। शालू व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए बोली, कम से कम इस पवित्र रिश्ते को तो बदनाम मत करो। हम उम्र है वो तुम्हारी, देखने में भी अच्छी खासी खूबसूरत है। चटाक। शालू कुछ और बोलती, इसके पहले ही सुनील का हाथ उठ गया। हैरान सी शालू देखती ही रह गई और वो बोलता ही चला गया, हाँ, माँ लगती हैं वो मेरी। उनकी कोख में पले शरीर का एक अंग लगाया गया है मेरे शरीर में। उसने नया जीवन दिया है मुझे। आज जो मैं ये चल फिर रहा हूँ, जीता जागता तुम्हारे सामने हूँ, तो केवल उनकी ही बदौलत। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने उसके गुर्दे दान कर दिए थे। वो मुझे ही लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक होने के बाद जब मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने मुझे इनके बारे में बताया था। भयंकर दुख में डूबे इन लोगों को तो इतना भी होश नहीं था कि वे इस बात को जाने कि अपने बेटे के अंग उन्होंने किसे दान किए हैं। लेकिन बेटे की मौत के सदमे में भी अपने विवेक से पल्ला नहीं झाड़ा और महादान किया उन्होंने। और फिर पलटकर देखा भी नहीं कि किसे दिया। मैंने ये मकान जानबूझकर किराए पर लिया ताकि मैं इनके पास रह सकूं, कुछ तो सेवा कर सकूं इनकी। इस तरह कुछ तो इनके ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। मेरे तो माँ पापा हैं नहीं इस दुनिया में, और अब से तुम भी इनकी अपने सास ससुर की तरह सेवा करना। ये सब सुनकर शालू अब भी हैरानी से देखती जा रही थी। उस माँ के इस बेटे को कैसे अनोखे रूप से जुड़ा था माँ बेटे का ये रिश्ता। पहला न सही, दूसरा जन्म तो दिया ही था निशा ने सुनील को।